बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट पीबीए है फ़िज़िक्स का, और फिज़िक्स के पीबीए की प्रिपरेशन के लिए इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो आप यहाँ चैनल पे मेरे देख चुके होंगे। पहले 5 प्रैक्टिकल्स कवर किए थे उस वीडियो में मैंने। तो इंशाल्लाह आज जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं, आज जो नेक्स्ट मेजर प्रैक्टिकल्स हैं 6 से लेकर 9 तक इंशाल्लाह इस वीडियो में वो कवर कर लेंगे। तो जल्दी से नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। वैसे ही डिटेल में मैंने कि कैसे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है और प्रैक्टिकल जो सर्किट है इसका वो कैसा होता है इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ। तो अगर आप ये चैनल पे जाएँ और यहाँ आप ये प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ जो पहली प्लेलिस्ट है, दूसरी प्लेलिस्ट है फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स की, फ़िज़िक्स के पीबीएस की, उसमें मैंने ये प्रैक्टिकल इंक्लूड कर दिया। ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, तो ये मैंने वहाँ भी इंक्लूड कर दिया। तो वहाँ से आपको ये वीडियो मिल सकती है आसानी से। लेकिन फिर भी अभी इस वन शॉट वीडियो में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और आपको थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं अगेन ये चारों के सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएँ। तो ये एक वर्कशीट मैंने इसकी बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम जो है वो पता होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट की। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है, एक लॉन्ग वायर होती है और उस लॉन्ग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वायर के अक्रॉस, वो प्रिंसिपल ये है कि वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी वी पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ में से करंट गुजरेगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। अब यहाँ ये वायर स्टार्ट होती है, यहाँ से इस पॉइंट ए से स्टार्ट होती है वायर, यहाँ से ये वायर इधर से इस तरफ को जाती है, ये एक ही वायर है, यहाँ से इस तरफ को, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और इधर आकर ये वायर एंड होती है। इसलिए कि इस वायर की लेंथ है 400 सेंटीमीटर। वी नीड अ लॉन्ग वायर। तो वो अगर 400 सेंटीमीटर की एक वायर एक ही स्ट्रेट लाइन में होती तो वो अपरेटस बहुत बड़ा बन जाता। तो इसलिए जो हम मैन्युफैक्चरिंग के अपरेटस की होती है उसमें ऐसे ही होता है कि इस किस्म की ये ई की शेप जो है वो बनी हुई होती है। यानी ये 4 वायर्स होंगी अपरेटस के ऊपर, लेकिन बेसिकली एक वायर है जो इस तरह वाइंड हुई हुई है। अब हम क्या करते हैं, उस वायर के जो 2 एंड्स हैं, ये ए और बी, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस हम एक पावर सप्लाई लगा देते हैं। यहाँ 6 वोल्ट की पावर सप्लाई है वो मैंने इधर कनेक्ट कर दी है। देखिए अब इसमें एक बात याद रखनी है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पावर सप्लाई का वो इस पॉइंट ए के साथ अटैच होगा लाजमी, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो एक रियोस्टैट के थ्रू, ये एक रियोस्टैट है, इसके थ्रू इस बी यानी एंडिंग पॉइंट के साथ अटैच होगा। तो अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 6 वोल्ट्स होगा तो यहाँ 0 वोल्ट्स होगा, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल ऑफ दिस वायर, इस सारी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 6 वोल्ट्स होगा। तो यहाँ 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस 400 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द वायर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो 6/400 इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। अगर इस वायर की लेंथ में 100 सेंटीमीटर रखता तो यहाँ जो ग्रेडियंट बनता वो 6/100 बनता। अगर 200 सेंटीमीटर वायर की लेंथ रखता तो 6/200 एंड सो ऑन। ये आगे जाकर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताता हूँ आगे 1-2 क्वेश्चन के अंदर। बाकी सर्किट डायग्राम को पहले बता देता हूँ वो कैसे होगी। देखिए ये तो बैटरी कनेक्ट होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास 2 सेल्स होंगे, एक सेल E1 और दूसरा सेल E2। दोनों में से एक सेल की EMF हमें पहले से पता होगी। हम एज्यूम करते हैं E2 की EMF हमें पहले से पता होगी। हमने एक सेल की यानी E1 की हमने EMF जो है वो फाइंड करनी होगी। अब उसको फाइंड करने के लिए हमने दोनों की EMF को कंपेयर करना है उनकी बैलेंसिंग लेंस के साथ। तो सबसे पहले कनेक्शन देख लें, ये सर्किट डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। तो जो दोनों सेल्स हैं E1 और E2, इनके भी पॉजिटिव टर्मिनल आपने वहाँ कनेक्ट करने हैं जहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से एक वायर लेंगे, ये इधर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इधर से भी एक वायर लेंगे, यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये सर्किट डायग्राम में आप ये चीज़ शो कर देंगे। उसके बाद दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, हमारे पास गैल्वानोमीटर आ गया जिसके साथ कनेक्ट करनी है। लेकिन अब 2 नेगेटिव टर्मिनल्स है गैल्वानोमीटर का, तो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो दोनों एक साथ गैल्वानोमीटर के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये बीच में हमने एक 2 वे की जो है ये इस्तेमाल करनी होती है। अब 2 वे की में क्या होगा, ये जो पहला सेल है इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इस की के इस टर्मिनल के साथ लगा दिया, और जो दूसरा सेल है इसको इस 2 वे की दूसरी की के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो दरमियान वाला टर्मिनल है इसको हम गैल्वानोमीटर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इधर कनेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जब ये वाली की हम क्लोज़ करेंगे, ये वाली की क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पहले सेल से करंट फ्लो करेगा और वो गैल्वानोमीटर पे जाएगा, दूसरा सेल ऑफ रहेगा।
और जब हम ये नीचे वाली की को क्लोज करेंगे तो अब दूसरे वाले सेल में से करंट जाएगा और वो गैल्वानोमीटर में से पहले वाली की ओपन कर देंगे। तो इस तरह ये 2 वे की काम करती है। फिर गैल्वानोमीटर को हमने आगे कनेक्ट करना है, उसके साथ एक और वायर लगानी है और उस वायर के साथ आगे एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं जॉकी। ये बेसिकली एक छोटा सा कंडक्टर होता है इस तरह का, उसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़रा सा बड़ा होता है। उस जॉकी के साथ ये जो वायर इधर आ रही है पॉइंट सी पे, ये वायर यहाँ पे जॉकी के साथ कनेक्ट कर देंगे और जॉकी को यहाँ ए से लेकर ये बी तक स्लाइड करेंगे। जॉकी को इस पूरे पोटेंशियोमीटर के ऊपर हमने स्लाइड करना है। कब तक स्लाइड करना है? जब तक ये गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो ना कर दे। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बस। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये रीडिंग सारी हमें गिवन होंगी बैलेंसिंग लेंथ की, हमने जस्ट उसको आगे इस्तेमाल कैसे करना है पीबीए में वो हमने देखना है। हमें क्या चीज़ गिवन होगी पेपर में? एक तो ये सर्किट डायग्राम आपको खुद बनानी आनी चाहिए, सर्किट डायग्राम आपको आनी चाहिए। अब सर्किट डायग्राम के बाद नेक्स्ट जब ये परफॉर्म किया जाएगा एक्सपेरिमेंट, तो पहला सेल की जब की को क्लोज करेंगे, पहले सेल की को क्लोज करके और गैल्वानोमीटर की नल डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है कि गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो पॉइंट उसको बैलेंसिंग लेंथ बोल देते हैं। उस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ और उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। तो वो आपको गिवन होगी मोस्ट प्रॉब्ली टेबल की फॉर्म में। लेकिन मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया कि अगर कहीं पे डायग्राम आ जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखें, अगर ये पॉइंट सी है, यहाँ बैलेंसिंग लेंथ है, तो वो साथ एक मीटर रूल लगा हुआ है, एक मीटर रूल लगा हुआ है। तो अब ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? तो देखें हमने मेजर कहाँ से कहाँ तक करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए वापसी पे हम इधर से इस तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मीटर रूल के अगेंस्ट तो 20 है, लेकिन हमने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये असल में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऊपर वाली लाइन का 100 और नीचे वाली लाइन का 80, तो टोटल बैलेंसिंग लेंथ आ रही है यहाँ पे 180 सेंटीमीटर। और अगर यही वायर जो है, यही जॉकी जो है, ये कनेक्ट होती नीचे तीसरी लाइन में यहाँ, और बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर आती 20 के अगेंस्ट, अब कितनी होती है? यहाँ से देखें 100, फिर इधर आते हुए 200 और फिर इधर से इधर आते हुए 20, तो 220 बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है। एक एग्जांपल दे दी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस तरह टेबल की फॉर्म में बैलेंसिंग लेंथ जो है वो नीचे गिवन होगी। तो बैलेंसिंग लेंथ L1, ये L1 कौन सी बैलेंसिंग लेंथ है? जब हमने इस की को क्लोज किया तो सेल E1 में से करंट फ्लो किया और गैल्वानोमीटर ने हमें नल डिफ्लेक्शन शो की। वो नल डिफ्लेक्शन जहाँ पर आई वहाँ पर लेंथ 115 है। और जब पहले वाली की को मैंने ओपन कर दिया, इस वाली की को मैंने ओपन कर दिया और दूसरी वाली की को मैंने क्लोज कर दिया, अब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नल शो करेगा जिस वक्त, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे हम गिवन 134 है। ये दोनों पेपर में आपको गिवन होगी। उसके बाद ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल, यानी मैंने आपको पहले कहा था कि 2 सेल्स है, एक सेल की ईएमएफ आपको पता होती है, तो दूसरा सेल जिसकी ईएमएफ हमें पता है वो हमें क्वेश्चन में बता दी गई है, वो ईएमएफ कितनी है 1.4। तो पहले वाले सेल की ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला याद रख लें, E1 ओवर E2 इक्वल्स L1 ओवर L2, ये फॉर्मूला है। तो L1 और L2 आपको इधर गिवन है, तो आपने करना है 115 डिवाइड बाई 34 और E2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे ले जाएं 1.4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी E1 मिल जाएगी। तो इसी तरह इधर भी E1 कैलकुलेट कर लेंगे, इधर भी E1, और दोनों की इधर से एवरेज ले लेंगे। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें आगे। The EMF of the cell measured directly by a voltmeter was recorded as 1.30 volt। यानी ये जो सेल है इसकी EMF हमने डायरेक्ट वोल्ट मीटर से फाइंड आउट कर ली 1.30। Would the potentiometer reading be more accurate over the one taken from the voltmeter? यानी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आप EMF की वैल्यू डायरेक्ट वोल्ट मीटर से कर रहे हैं या पोटेंशियोमीटर से कर रहे हैं, तो कौन हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है? तो पोटेंशियोमीटर में ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसलिए देता है पोटेंशियोमीटर, यानी उसका रीज़न क्या है पोटेंशियोमीटर का? ये सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता, दैट्स द रीज़न। तो आप ये कहेंगे कि रीडिंग ऑफ, यानी आप रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट, ये वर्ड आप रीज़न आगे बताने लगा आपको। रीज़न ये है कि एट द बैलेंसिंग पॉइंट, एट द नल पॉइंट, यहाँ गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, एट द बैलेंसिंग पॉइंट जो पोटेंशियोमीटर है वो करंट ड्रॉ नहीं करता। कहाँ से? पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल। ठीक है, वो किस
प्रिंसिपल पे काम करता है, वो नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है जब पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस बराबर हो जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर का जो एक टर्मिनल है ना, वो यहाँ देखें ये कनेक्टेड है, इधर इसके साथ कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, इसका जो भी पोटेंशियल है, लेट्स से इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। अब ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ सी पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से यहाँ पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल है वो भी 2 वोल्ट है। तो गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। उस वक्त गैल्वेनोमीटर सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, ये पोटेंशियल बराबर करके और नल पॉइंट हासिल करने के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो इसलिए वो सेल से करंट कोई ड्रॉ नहीं कर रहा होता। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल, हेंस देयर इज नो लॉस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। हेंस देयर इज नो लॉस ऑफ पोटेंशियल across its internal resistance, यानी जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो ट्रू ईएमएफ सेल की हम इससे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि वोल्ट मीटर जो है वो इट ड्रॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, वेयर एज आगे लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर से डायरेक्ट वोल्ट मीटर ड्रॉज सम स्मॉल करंट फ्रॉम द सेल। ऐसा नहीं है कि वो उसकी रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली इन्फिनिट तो नहीं होती वोल्ट मीटर की, तो इसलिए वो थोड़ा सा करंट ड्रॉ करता है सेल से। अच्छा जी, हाउ कैन द प्रिसिजन ऑफ द मेजरमेंट टेकन बाय द पोटेंशियोमीटर इम्प्रूव्ड। अब ये मैंने स्टार्ट में एक आपको बताई थी पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात। मैंने ये कहा था कि इस पोटेंशियोमीटर की पूरी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होता है। लेट्स से वो बैटरी मुझे 6 वोल्ट की मिली है, तो पूरी वायर की लेंथ है 400 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है 6 वोल्ट, और वायर की लेंथ है 400, तो 6/400 ये V/L जो होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली मुझे क्या बताता है कि 1 सेंटीमीटर अगर मैं जॉकी जो है वो 1 सेंटीमीटर मूव करता हूँ, जस्ट 1 सेंटीमीटर मूव करता हूँ, जॉकी यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे लेकर जाता हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बताता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर मूव करने से पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नल पॉइंट एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकता, तो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ऐसे समझ लें कि आपके पास एक मीटर रूल है, यूँ समझ लें आपके पास एक लाइन लगाने के लिए एक मीटर रूल है, उसकी लेंथ है 1 मीटर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर है, लेकिन मैंने इसके ऊपर 10 लाइन्स लगाई हैं, सिर्फ 10 लाइन्स लगाई हैं, तो एक लाइन कितने की इक्वल होगी, 1 मीटर इसकी लेंथ है और मैंने यहाँ पर 10 लाइन्स ओनली लगाई हैं, तो एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, यानी एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर, फिर आगे 20, 30, 40, 50, 60। तो अब आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी, लेकिन अगर यही मीटर रूल हो मेरे पास और इस मीटर रूल की लेंथ हो 1 मीटर और मैं यहाँ से यहाँ तक बीच में 100 लाइन्स लगा दूँ, 100 लाइन्स लगा दूँ, तो इसका मतलब है एक लाइन की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो 1 सेंटीमीटर होगी, तो मेरी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ समझ लें ये पोटेंशियोमीटर जो है ये भी एक रूलर की तरह ही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा इसका मतलब है उतनी ज़्यादा मैं प्रिसाइज रीडिंग जो है वो ले सकता हूँ। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्मॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप वायर पोटेंशियोमीटर की हमेशा लंबी रखते हैं, वायर की लेंथ हमेशा ज़्यादा रखते हैं, जैसे यहाँ मैंने 400 सेंटीमीटर रखी हुई है। ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर होता तो यही 6 वोल्ट 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा आता, 0.06 आता, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो बहुत स्मॉल आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या, प्रिसिशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऑलवेज यूज़ अ लॉन्ग लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर इन पोटेंशियोमीटर, ये काम कर सकते हैं सबसे पहला, और दिस डिक्रीजेस पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरी ये कर सकते हैं हम प्रिसिशन के लिए कि हम करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग करंट यूजिंग रियोस्टैट जो हमने लगाया था। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, V = IR,
तो अगर करंट को कम करेंगे तो V कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कम हो जाएगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, यानी उसी लेंथ ऑफ द वायर में पोटेंशियल ड्रॉप जब कम होगा तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू न्यूमरेटर की अगर मैं कम कर दूं, डिनोमिनेटर उतना ही रहे, तो तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो दोनों बातों में आपने एक ही चीज़ लिखी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ करना है, तो या तो लॉन्गर वायर ले लें, उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज़ कर लें, या आप करंट को कम कर दें और पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज़ करते हैं। दोनों सूरतों में प्रिसिशन की वैल्यू, प्रिसिशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी पोटेंशियोमीटर से, ठीक है जी। उसके बाद वाई शुड द पावर सप्लाई यूज इन द apparatus हैव एन EMF ग्रेटर देन, अच्छा हाँ ये एक पॉइंट रह गया था कि यहाँ जो हमने पावर सप्लाई ये यूज़ की है इसकी वोल्टेज है 6, सेल्स की वोल्टेज जो है वो 1.2 1.5 इस तरह हो, तो कम होनी चाहिए। अब उसकी रीज़न क्या है, अच्छा अब इसको ऐसे समझें कि अगर ये बैटरी यहाँ से मैं जो लगाई हुई है इसको मैं 6 वोल्ट के बजाय 1 वोल्ट कर दूँ, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर की वायर के अक्रॉस यानी पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पूरे वायर के अक्रॉस वो बैटरी की वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा पूरे पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस। और सेल की अपनी EMF है 1.5 वोल्ट लेट्स सपोज, या 1.2 वोल्ट्स भी है, तो इसका जो EMF है, इसकी जो वोल्टेज है वो पोटेंशियोमीटर के पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा है, तो इसका मतलब नल पॉइंट ही अटेन नहीं होगा पूरे पोटेंशियोमीटर के ऊपर, और आपको एक साइड पे ही डिफ्लेक्शन शो होगी, तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन होगी अगर बैटरी की EMF जो है वो सेल्स की EMF से ज़्यादा ना हो। तो आप लिखेंगे कि जो बैटरी है उसको बोलते हैं ड्राइविंग सोर्स, तो जो ड्राइविंग सोर्स है, ड्राइविंग सोर्स मस्ट हैव अ लार्जर EMF या voltage EMF than the cells, so that its potential drop, यानी जो बैटरी है उसका पोटेंशियल ड्रॉप, its potential drop along the potentiometer wire, along the potentiometer wire can equal the EMF of cell and produce a null point, बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड एक और नीचे वर्कशीट है, उसमें भी तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, तो वर्किंग प्रिंसिपल याद रख लें कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द वायर के, ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। यानी अगर मैंने इसको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना हो तो सिर्फ V प्रोपोर्शनल टू L तो काफ़ी नहीं होगा ना, मैं इसको प्रॉपर वर्ड्स में ऐसे लिखूँगा, द पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस या ड्रॉप कह लें across a uniform wire, वायर की लेंथ डायमीटर यूनिफॉर्म, across a uniform wire carrying, अब ये कंडीशंस हैं, carrying a constant current, करंट कांस्टेंट भी होना चाहिए, carrying a current constant is directly proportional to its length, और साथ बेशक नीचे आप ये भी लिखते हैं ऐसे। ठीक हो गया, आगे फिर वही कैलकुलेशन वाला। इन एन एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द रेनिस सेल वाज फाउंड टू बी L1 312 है, L2 जो है वो 204 है और E2 1.02 है, तो आपने L1 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाई E2 ये करके E1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है वाई पोटेंशियोमीटर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग EMF कंपेयर टू अ वोल्टमीटर। मैंने पहले बता दिया था कि वोल्टमीटर जो है इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सेल एंड द पोटेंशियोमीटर यूजेस बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट method and hence it does not draw any current from the cell at its balancing point, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट है। हाउ कैन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट टेकन बाय द पोटेंशियोमीटर, अच्छा इससे पहले प्रिसिशन का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे देखिए ये एक्यूरेसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों में आपने फ़र्क रखना है। एक्यूरेसी का मतलब है सिंपली कि जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी वैल्यू उसके कितना क्लोज है,
तो एक्चुअल वैल्यू को उसके क्लोज होने के लिए एरर्स को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। तो एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए, सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए, यूज़ अ वायर, यूज़ ए यूनिफॉर्म वायर। यानी यूनिफॉर्म वायर का मतलब है कि उस वायर की लेंथ थ्रू आउट, डायमीटर थ्रू आउट सेम होना चाहिए। यूज़ अ यूनिफॉर्म वायर, एक। दूसरा, यूज़ कांस्टेंट करंट। करंट अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, V इक्वल्स टू IR होता है। तो अगर करंट कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, करंट की वैल्यू चेंज होने से V चेंज हो जाएगा। और K, मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपको बताया था, V/L होता है। तो अगर V चेंज होगा तो K चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो चेंज हो जाएगा। तो आपकी वैल्यूज़ है वो एक्यूरेट नहीं रहेंगी। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यूज़ टाइट कनेक्शंस। कनेक्शंस को टाइट करेंगे तब ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स लिख देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, इसलिए इससे रिलेटेड मैंने आपको ये बता दिए, 2 वर्कशीट्स बताई। उसके बाद पिछले साल का पोटेंशियोमीटर जो PBA का पेपर सेकंड ईयर का हुआ था ना, उसमें पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस वाला प्रैक्टिकल आया था। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो भी वीडियो में साथ अटैच कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। वो मैंने सोल्यूशन उसका पिछले साल का जो पेपर है उसका सोल्यूशन भी अपलोड से पहले किया हुआ है। अब चलते हैं जल्दी से अगले प्रैक्टिकल की तरफ। डिटर्मिन द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय वेरिंग इट्स लेंथ। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लेंथ के साथ इनका रिलेशनशिप बताना है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सबसे पहले देख लें कि सिंपल पेंडुलम एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड आप लें और उसके साथ नीचे हुक के साथ एक मैश जो है वो अटैच कर दें, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, देखें यहाँ से टॉप से लेकर ये जो हुक है इसको इंक्लूड करें इस सफ़ेयर से पहले यहाँ तक, ये इसकी लेंथ होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ होती है। लेकिन इस लेंथ में आगे चूँकि सफ़ेयर है तो सफ़ेयर का रेडियस हम ऐड करते हैं, इसके सेंटर तक हमने लेंथ लेनी होती है। तो ये रीजन रह गया, ये है रेडियस का। तो टोटल लेंथ होगी L1 + R के इक्वल, ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आ जाएगी। अब इस लेंथ को आप चेंज करेंगे तो क्या चीज़ चेंज होगी, तो अगर आपको इसका टाइम पीरियड का फार्मूला पता है तो टाइम पीरियड होता है T = 2π√L/G। तो यहाँ पर अगर G की वैल्यू और 2π की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो T बेसिकली टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। तो इसका मतलब है लेंथ को चेंज करने से टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो एक तो ये हमें पता चल गया अगर G और 2π कांस्टेंट है। और दूसरा, चूँकि आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो टाइम पीरियड को चेंज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होती है 2πf के थ्रू, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट पहले ये था कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करते थे, ये अब ज़रूरत नहीं है इस कोर्स में, तो इसको नहीं देखेंगे, बाकी सब देख लेंगे कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखें अगेन, स्टूडेंट एम्स टू डिटर्मिन द, अच्छा हमने वैल्यू जी डिटर्मिन नहीं करनी, तो हमने क्या किया, लेंथ उसकी नोट डाउन कर ली 0.40। ठीक है, ये उसकी लेंथ है मीटर्स में 0.40 पूरी सिंपल पेंडुलम की। हमने उसको वाइब्रेट करवाया, यानी उसको ऑसिलेट करवाया है और उसकी 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट डाउन किया है। 10 का भी कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ उसकी 20 ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया है, वो है 25.4। तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से अगर मैं डिवाइड करूँ तो टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड जो कि सेकंड्स में होगा। यहाँ मिसिंग जो टर्म है वो है यूनिट, तो यहाँ यूनिट उसका सेकंड्स होगा। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, एक वाइब्रेशन का टाइम। तो टोटल टाइम को अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें, जो कि यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। तो मैंने क्या करना है, 25.4 को 20 से डिवाइड करना है। लेकिन ये 20 का नंबर याद ना कर लेना, अगर पेपर में 10 वाइब्रेशंस हुई तो आपने इसको 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पर चूँकि 20 वाइब्रेशंस मैंने लिखी हुई हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड जो है वो 20 से ही करना है। तो 25.4 को डिवाइड बाय 20 करूँ तो ये मेरे पास टाइम पीरियड आता है 1.27। तो 1.27 ये इसका टाइम पीरियड आ गया। उसके बाद आगे टाइम पीरियड का स्क्वायर किया हुआ है, तो 1.27 का मैंने आगे स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है 1.61 आ गया। 1.61 ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। फिर इसी तरह आगे भी सबका टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का स्क्वायर ये मैं नोट डाउन करता जाऊँगा। कंप्लीट द टेबल बाई टी एंड टी स्क्वायर एंड राइटिंग द मिसिंग यूनिट्स, मैंने सारे लिख दिए। फिर नीचे ग्राफ ड्रॉ करना होगा टी स्क्वायर और लेंथ के अगेंस्ट। देखें, चूँकि टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल है,
तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं दोनों साइडों को स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स एल आ जाएगा, यानी स्क्वायर करके और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी और कांस्टेंट आ गया। तो बेसिकली के इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर एल, यानी रेशियो है टी स्क्वायर और ओवर एल की, तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल है। तो अगर मैं टी स्क्वायर ओवर एल फाइंड आउट करूँ तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, या अगर मैं टी स्क्वायर और एल का ग्राफ ड्रॉ करूँ, टी स्क्वायर को इधर रखूँ और एल को मैं इधर रखूँ, ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। मेरी वैल्यूज़ जो हैं उनके मुताबिक मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी मेरे पास। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, या टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। दोनों बातें ठीक हैं। अच्छा जी, डिटरमिन द स्लोप, तो स्लोप भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर रहा। आगे चलें। फाइंड द फॉर द पेंडुलम विद लेंथ 1 मीटर कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ अगर 1 मीटर हो तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एल ओवर जी। तो जी की वैल्यू मैं 9.8 पुट करूँगा, लेंथ को मैं 1 मीटर पुट करूँगा और टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। जब मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है उस टाइम पीरियड का, तो जो भी टाइम पीरियड आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ। तो 2 पाई इंटू यहाँ से जो एफ की वैल्यू होगी वो इधर पुट करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। हाउ वुड द टाइम पीरियड चेंज इफ़ द एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून? तो सर्फेस ऑफ द मून पे क्या चीज़ चेंज हो रही है? वैल्यू ऑफ जी, ये चेंज हो रहा है। वैल्यू ऑफ जी चूँकि सर्फेस ऑफ द मून पे कम हो जाती है तो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सिंपल पेंडुलम का मैस आप चेंज करते हैं, डबल करते हैं, हाफ कर दें, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें और क्वेश्चन ये हो सकता है फॉर एग्जांपल कि सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? तो जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड्स होता है, वो सेकंड्स पेंडुलम कहलाता है। फिर अगर आपको ग्राफ का पूछा जाए तो एल वर्सेस टी का ग्राफ जो होगा, यानी टी इधर और एल इधर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कर्व बनेगा ऐसे। लेकिन अगर आप टी का स्क्वायर कर देते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर, और लेंथ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन में से पास होगा। ग्राफ की इंटरप्रिटेशन ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट के, या टी स्क्वायर जो है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है इस वजह से। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आसान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गए, ये ज़्यादा आसान था। तो अगले की तरफ चलते हैं, मेजर की तरफ। ये है डिटर्मिन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स इन एसी सर्किट। ये भी आसान सा है, लेकिन देखते हैं इसकी वर्किंग भी। तो इस एक्सपेरिमेंट हम करते ये हैं कि हमारे पास एक एसी का सोर्स होता है, एसी वोल्टेज का सोर्स होता है, उसके साथ हमने डिफरेंट कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ आ रहा है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। और हम कहते हैं कि जब ये एसी का करंट पास होगा हर कैपेसिटर में से जिसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो करंट क्या एक जैसा पास होगा या डिफरेंट करंट पास होगा? यानी यहाँ से जो करंट जाएगा वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? क्या कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ये रिलेशनशिप हमने चेक करनी है, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम में एक थोड़ी सी चेंज ये कर लें। ये एक एसी वेवफॉर्म जो मैंने बनाई हुई है, इससे मुझे मिलेगा 220 वोल्ट, लेकिन वहाँ मैंने कैपेसिटर्स को 220 नहीं दे देना, ठीक है। तो मैंने इसके आगे लगाना है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन करके उसी एसी वोल्टेज को ही जो मैंने स्टेप डाउन किया उसी को मैंने आगे भेजना है। तो 220 वोल्ट मेन एसी, और उसके बाद यहाँ पे मैं आगे ट्रांसफार्मर देखें ऐड कर दूँगा, और फिर यही सर्किट डायग्राम आगे जो है वो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे यहाँ पर मैं वो टर्न्स शो करूँ, यहाँ पे ज़्यादा टर्न्स होंगे और इससे आगे जो है वो कम टर्न्स। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो आपका बन जाएगा। बाकी सारा सर्किट यही है, ये एरो नहीं है, एक लाइन है स्ट्रेट, और यहाँ पे टर्न्स जो है वो कम निस्बतन। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पर मुझे मिल रहा है तकरीबन कोई 12 वोल्ट के करीब मिलता है, ठीक है। और यहाँ से आगे फिर मैंने एक मिली एमीटर लगाया हुआ होता है, और फिर इधर नीचे मैंने उसी तरह स्विचेस लगाए हुए हैं, और स्विचेस के साथ यहाँ से एक स्विच, और उसके साथ एक कैपेसिटर, दूसरा स्विच, उसके साथ दूसरा कैपेसिटर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
बाकी सारा कनेक्शन वही है। यहाँ पर आपने एक ट्रांसफार्मर ऐड कर देना। अब क्या होगा, इस स्विच को जब मैं क्लोज़ करूँगा, इस की को क्लोज़ करूँगा, तो इसमें से करंट पास होगा, लेकिन वो करंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा। एक 1 माइक्रोफैरेड है, दूसरा 2.2 है, 3.5, 4.2। तो 1 माइक्रोफैरेड में से ज़रा कम करंट पास होगा, 2.2 में से ज़रा ज़्यादा होगा, 3.5 में से उससे ज़्यादा होगा, एंड 4.2 में उससे भी ज़्यादा करंट जो है वो पास हो जाएगा। तो जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर से, ठीक है। क्योंकि जो AC जो कैपेसिटर है ना, ये चार्ज होता है जब AC जो है वो अपनी पीक पर पहुंच जाता है एक AC सर्किट के अंदर, ठीक है। और फिर आगे से वो जितनी कैपेसिटेंस है उसके मुताबिक चार्ज होगा। आगे चलते हैं। व्हेन द स्विचेस आर क्लोज, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये रीडिंग्स आती हैं, देखें कैपेसिटेंस की वैल्यू जब 1 होगी तो करंट होता है 5, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.2 होगी तो करंट होगा 11.2। ये वैल्यूज़ आपको पेपर में गिवन होगी। अब आपने अगर ये बताना है कि I इज प्रोपोर्शनल टू C है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो I इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट K इंटू C होगा। तो K किसके इक्वल होगा, I ओवर C के। तो अगर मैं I और C की रेशो फाइंड आउट करूँ तो वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएगी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ मैंने I ओवर C फाइंड आउट करना है, यानी करंट को मैंने यहाँ कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देना है। तो 5 को मैंने 1 से डिवाइड करना है, तो 5 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। आगे है 11.2, ये करंट है, उसको मैंने डिवाइड कर देना है 2.2 के साथ। तो अगर मैं 11.2 को डिवाइड कर दूँ 11.2 और डिवाइड कर देता हूँ उसको मैं 2.2 के साथ, तो आई विल गेट 5.09, ये तकरीबन 5.1 बन जाता है ये। तो यहाँ पे 5.1 आ जाएगा। इसी तरह आगे इसको भी और इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये तकरीबन 5 के राउंड अबाउट ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हो गया करंट, ये डिपेंडेंट हो गया, और कैपेसिटेंस जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल एंड एक्सेस फॉर द टू वेरिएबल्स, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो अब यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट को और वाई एक्सिस पे हमने डिपेंडेंट को रखना है। तो कैपेसिटेंस को हमने यहाँ पर रखना है, करंट को हमने यहाँ पर रखना है। स्केल जो है वो जो कैपेसिटेंस की है वो है 1 से लेकर 4.2 तक वैल्यूज़ हैं। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 4 और 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये स्केल होगी आपकी कैपेसिटेंस की। करंट की वैल्यूज़ आपकी चेंज हो रही हैं, 5 से लेकर 21 तक जा रही हैं। तो 5 से 21 का मतलब इसको एक बॉक्स को 1 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये वैसे पूरा नहीं आएगा। 10 ग्राफ पेपर छोटा है, आपको पेपर में ज़रा बड़ा ग्राफ पेपर मिलेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 15 और आगे बॉक्सेस और होंगे तो वहाँ पे 20 22 भी आ जाएगा। ये स्केल ठीक है। वैसे इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, लेकिन ये स्केल ठीक है, एक बॉक्स एक के बराबर ठीक है। अब मैंने इनको प्लॉट करना है तो आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं कि जब कैपेसिटेंस 1 हो तो करंट 5 होता है, तो 1 को 5 के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो 1 कनेक्टेड विद 5, ये आ गया मेरा पहला पॉइंट। उसके बाद 2.2 विद 11.2, तो 2.2 यहाँ से एक बॉक्स आगे 2.2 हो जाएगा। और 11.2 जो है वो ये 10 है, तो ये 11 तो 11.2 तकरीबन यहाँ पर बन रहा है मेरा 11.2। इसी तरह 3.5 पे 17.6, तो 3.5 यहाँ इन दोनों के दरमियान में और 17.6 यहाँ कहीं आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि इनकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो अगर एक आध पॉइंट को आगे पीछे भी हुआ तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट यही होती है कि सारे पॉइंट्स के करीब से गुजर के जाने वाली लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, व्हाट कैन वी डिड्यूस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस? सो वी कैन से दैट द करंट passing through the capacitor is directly proportional to the capacitance of the capacitor. How would the experiment change if you use a DC power source instead of an AC power source? So जो DC power source है तो कैपेसिटर उसके लिए एक ओपन स्विच बन जाता है, तो no current will flow through the capacitor। यानी AC जो सोर्स है उसकी वजह से इसकी प्लेट्स के क्रॉस जो है वो करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि AC जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है बार बार चेंज करता रहता है। तो यहाँ से पहले करंट ये डायरेक्शन है इसकी, फिर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, तो इसकी दोनों प्लेट्स जो है चार्ज होती रहती हैं। तो DC सोर्स के लिए कैपेसिटर वो बन जाता है ओपन स्विच। फॉर अ DC सोर्स कैपेसिटर विल एक्ट एज एन ओपन स्विच, hence no current will flow through it.
in case of a DC source. What happens to the equivalent capacitance and the current if a capacitor with very high capacitance is added in parallel? तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना उसका फॉर्मूला होता है CE = C1 + C2 + C3 up to Cn. तो लेट्स से ये है 1, ये है 2 और ये है 3, लेकिन मैं यहाँ पे एक चौथा कैपेसिटर ऐड करता हूँ जिसकी 100 माइक्रोफैरड वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो चूँकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ही होता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाए तो वो सर्किट के अंदर से गुजरने वाला अगर सारे स्विचेस को इकट्ठा पुश कर दिया तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा. सो आप लिखेंगे कि एज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C1 + C2 + C3 + C4. सो एडिंग अ कैपेसिटर विद वेरी हाई कैपेसिटेंस वुड इंक्रीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैनी फोल्ड and that would increase the current flowing through the equivalent circuit. नेक्स्ट एक और इसी तरह की वर्कशीट है आगे. A student aims to determine the relation between current capacitance. उसी तरह draw a neat and labeled circuit diagram. सर्किट डायग्राम पहले वाले एक्सपेरिमेंट में बनी भी थी, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है और वो सर्किट डायग्राम हो सकता है आपको खुद ड्रॉ करनी पड़े, तो वो जो ऊपर वाली डायग्राम वो यहाँ पे आप बना लेंगे. ठीक है. द स्टूडेंट यूजेज एन AC सोर्स 6 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड मेजर्स द करंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स. तो यहाँ पर I/C एक का कैलकुलेट. अच्छा, अब इस किस्म के क्वेश्चन पिछले साल सेकंड ईयर के पेपर में आए थे कि आपको उन्होंने एक यहाँ से वैल्यू एक आध बता दी और बाकी अननोन और इनमें से भी एक अननोन. तो अब करना है कि आपने याद ये रखना है कि I/C बेसिकली एक कांस्टेंट होता है, इसको K कह लें, तो K = I/C होता है. तो अगर आपको कहीं से K की वैल्यू मिल गई है, K मिल गया, ठीक है, वहाँ आपको C मिल गया, तो K और C अगर आपको पता है तो आप I की वैल्यू कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, और यूनिट्स का ध्यान ख़ास तौर पे करना है आपने. I/C में यूनिट देख लेना और C और I में दोनों में यूनिट्स लाजमी आपने देख लेने हैं. फिर इनका अगेन ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा. स्ट्रेट लाइन यही बताएगा कि I = C है. What conclusion you draw from the graph? तो graph is a straight line passing through the origin, hence the current flowing through the capacitor is proportional to the capacitance of the capacitor. The student now combines C1, which is 4 microfarad, and C2, 4 microfarad capacitors. Calculate theoretical equivalent capacitance when they are connected in parallel and series. तो पैरेलल में कनेक्शन जो होता है उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है C1 + C2. तो आप आसानी से दोनों को प्लस करके 4 + 4 8 बता सकते हैं. और सीरीज़ में ये फॉर्मूला यूज होता है 1/CE = 1/C1 + 1/C2. तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/CE = 1/4 + 1/4. तो 4 और ऊपर 2 आ गया. ठीक है, तो 1/CE = 2/4 या CE = 4/2 विच इज़ 2. तो अगर आप उनको लगाएंगे सीरीज़ में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम होकर 2 हो जाएगी, और अगर पैरेलल में लगाएंगे तो वो ज़्यादा होकर 8 हो जाएगी. अब इससे रिलेटेड अगेन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? कैपेसिटर्स के सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, पैरेलल में क्या फार्मूला है, और उसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा ये मैंने आपको बता ही दिया, और ग्राफ ड्रॉ भी कैसे करते हैं सारा बता दिया. बस इससे रिलेटेड आई थिंक यही कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं. ठीक हो गया, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया. आगे चलते हैं लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ. ये है जी, स्टडी द चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर एंड कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट. अच्छा जी, इसको देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट को. और इसका आई थिंक वो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है. यहाँ इस मॉडल पेपर में था या इससे पिछले मॉडल, अच्छा वो पिछले साल के मॉडल पेपर में था टाइम कांस्टेंट का. नहीं, ये है टाइम कांस्टेंट वाला, ये है. तो यहाँ पर भी ये इसका क्वेश्चन आया हुआ था, टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है. तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि क्लियर हो जाए आपको. अच्छा जी, अब इसमें हम ये करते हैं कि हम एक AC के बजाय DC सोर्स दे रहे हैं, ठीक है, और एक कैपेसिटर को एक रजिस्टर के साथ सीरीज़ में लगाकर और उस सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी तो आपको आनी चाहिए. तो यहाँ पर मैं एक DC सोर्स लेता हूँ, एक बैटरी लेता हूँ, और उसके साथ मैंने सीरीज़ के अंदर एक कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट करना है. तो यहाँ मैं इसके साथ सीरीज़ में एक कैपेसिटर कनेक्ट करूँगा और उसी के साथ सीरीज़ में ही एक रजिस्टर कनेक्ट करूँगा. यहाँ मैंने एक रजिस्टर भी कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद इस कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे चूँकि वोल्टेज चाहिए होगी तो यहाँ मैंने इधर वोल्ट मीटर भी एक कनेक्ट कर देना. यहाँ मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया. ठीक हो गया. अच्छा, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब आगे मैंने कैपेसिटर को चार्ज भी करना है और डिस्चार्ज भी करना है. ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है.
तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसी सर्किट के अंदर होनी है। डिस्चार्जिंग इसी रजिस्टर के अक्रॉस कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना है अपना करंट, अपना चार्ज को डिस्चार्ज कर देना है। तो यहाँ मैंने एक स्विच लगाना है, उस स्विच का नाम अगेन है टू वे स्विच, या टू वे की है, ठीक है। अब वो टू वे की का एक टर्मिनल ये है और बाकी जो दो टर्मिनल्स है ना, वो एक इधर टर्मिनल लग गया और एक टर्मिनल जो है वो यहाँ लग गया, यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर को मैं इधर ऊपर की तरफ लगा देता हूँ ज़रा, इधर वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही शो करना है ना, तो यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ इधर। अब क्या करना है, मैंने ये जो स्विच है टू वे, इसकी ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर लाकर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इधर। अभी इसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ। और ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको मैंने इधर से लाकर इधर कनेक्ट कर दिया यहाँ, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये स्विच जब मैं क्लोज़ करूँगा ये वाला, इसको मैं K1 कहूँगा और इधर मैं स्विच को K2 कहूँगा। जब मैं K1 को क्लोज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, देखिए ये इसके साथ ऐसे इधर कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, बैटरी से जो भी चार्ज आ रहा है वो रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर में जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा। ये वाला सर्किट काम करेगा, ये सर्किट काम करेगा ऐसे, इधर से करंट फ्लो करेगा, ये वाला पाथ होगा करंट के फ्लो का, ठीक है। और जब मैं इस वाले स्विच को ओपन कर दूंगा और नीचे वाले स्विच को क्लोज़ कर दूंगा, जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका होगा ना, उसके बाद मैंने ये वाला स्विच क्लोज़ कर देना है और ऊपर वाले को ओपन कर देना है। अब बैटरी से कोई चार्ज नहीं आएगा, कैपेसिटर का अपना जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा इस सर्किट के थ्रू दिस की इनटू दिस रजिस्टर। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा अक्रॉस द रजिस्टर अपने चार्ज को डिस्चार्ज करके, ठीक है। तो दो सर्किट्स एट अ टाइम जो है वो एक किस्म के काम कर रहे हैं, एक चार्जिंग का सर्किट है, एक डिस्चार्जिंग का सर्किट है, बीच में की लगी हुई है टू वे। तो की जो है वो डिसाइड कर रही है कि करंट जो है वो किस तरफ को जा रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके ये की बना के ऐसे शो कर दी कि ये दो कीज़ हैं, की1 और की2। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि आप की1 को क्लोज़, K1 जो की है उसको क्लोज़ करेंगे और कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लेंगे। तो जब कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लेंगे तो पीक वोल्टेज उसकी जब तक आएगी तब तक आप उसको अच्छा स्टार्ट में क्या करेंगे, की को क्लोज़ करेंगे, साथ ही स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एट सम नोन टाइम इंटरवल्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड के इंटरवल के बाद मैंने वोल्टेज जो वोल्ट मीटर पे आ रही है नोट करते चले जाना है जब तक फुली चार्ज ना हो जाए। जब फुली चार्ज हो जाए उसके बाद स्टॉप वॉच को बंद कर देना है, फिर स्टॉप वॉच को रीसेट कर देना है। अब मैंने क्या करना है, K1 वाली की बंद कर देनी है और यानी इसको ओपन कर देना है, ठीक है, यानी ये ऑफ़ कर देना है। K2 को मैंने क्लोज़ कर देना है, यानी अब कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है और हर 2 मिनट के बाद, हर 2 सेकंड के बाद, या 4 सेकंड के बाद, या 5 सेकंड के बाद मैंने वोल्टेज नोट करते चले जाना है जो ड्रॉप होती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये क्या है कि डिस्चार्जिंग का जो है वो वैल्यूज़ है मेरे पास। तो चार्जिंग की भी पेपर में आ सकते हैं, डिस्चार्जिंग की भी आ सकते हैं, दोनों में तरीका बता दूँ मैं आप, ठीक है। तो जब 0 था टाइम तो उस वक्त वोल्टेज यानी कैपेसिटर फुली चार्ज जब हुआ है तो वोल्टेज है उसकी 13 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, इस की को क्लोज़ कर दिया, इस की को क्लोज़ कर दिया और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। अब कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज उसकी कम हो रही है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो 2 सेकंड बाद देखा तो 9 होगी, 4 सेकंड बाद देखा तो 6 होगी, कम होते 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 बिल्कुल कम हो गए 0.5 तक तकरीबन चलेगी। अब मैंने क्या करना है, अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये टाइम और ये वोल्टेज, इन दोनों का मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो टाइम कांस्टेंट जो है वो उसको मैंने डिफाइन करना है कि टाइम कांस्टेंट असल में होता क्या है। तो टाइम कांस्टेंट द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये ठीक है। टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर चार्जेस टू 63.2% ऑफ इट्स पीक वोल्टेज। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट जो है सबसे जो मुश्किल टास्क आप लोगों को लगता है ग्राफ ड्रॉ करने का, तो प्रॉपर्ली ग्राफ ड्रॉ करके बता दूं। तो चूंकि वोल्टेज डिस्चार्जिंग वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो वोल्टेज अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड द टाइम इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो टाइम का स्केल तो बहुत आसान है, 0 to 4 6 8। तो एक बॉक्स इक्वल टू मैं कर लेता हूँ 1 के, तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो आपकी 13 से 0 तक जाती हैं। तो मैं ये कह देता हूँ 2 बॉक्स जो हैं वो 1 के इक्वल हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4, उसके बाद ये 5 6 7 8 9। ये वैसे पूरा नहीं आएगा, स्केल अगेन थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी।
तो मैं एक बॉक्स को फिर इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा। तो एक बॉक्स इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 5 6 के बाद 7 8 के बाद यहाँ 9 ले लेता हूँ, 10 के बाद यहाँ 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। ये मेरा 13 आ गया। तो 0 पे 13, तो पहला 0 0 पे 13 मेरा ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा। उसके बाद 2 पे 9, ये 2 है तो ये 9 है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया 2 पे 9। उसके बाद 4 पे 6 आ गया, ये 4 है और ये 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 और 6 आ गया। उसके बाद 6 पे 4, ये 6 है और ये 4 होना चाहिए, तो ये मेरा अगला पॉइंट आ गया। 8 पे 13, तो ये 8, यहाँ 8 और 8 पे 3 सॉरी 8 पे 13 नहीं, 8 पे 3, तो ये मेरा पॉइंट इधर आ गया। उसके बाद 12 पे 1.5, 8 के बाद 9 10 11 12, ये 12 है और 12 पे 1.5 आ रहा है, तो 1 और 2 के दरमियान में तकरीबन ये 1.5 आ गया। और फिर उसके बाद 16 पे 0.8, 12 के बाद 13 14 15 16, 16 पे 0.8, तो 0.8 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। यानी अब इसके बाद ऑलमोस्ट मेरी लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके इधर से ऐसे ऐसे एक कर्व बन रही है ऐसे, ठीक है जी। यहाँ से ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे। अब इसके ऊपर मैं फाइंड आउट करना है टाइम कांस्टेंट। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखें डिसचार्जिंग के ग्राफ में आपने पीक वोल्टेज की वैल्यू पहले नोट डाउन करनी है। तो पीक यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 13 वोल्ट। चार्जिंग में भी नोट करनी है, यहाँ पर भी नोट करनी है। अब इसका आपने निकालना है जो टाइम कांस्टेंट को अभी हमने डिफ़ाइन किया था ना, वो डिफ़ाइन किया था कि वो टाइम कि जिस टाइम में अपनी पीक वोल्टेज का जो है ना वो 63.2% जो है वो कैपेसिटर चार्ज हो जाए। तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा 36.8, तो इसका आपने 36.8% निकालना है, ठीक हो गया। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.368 के साथ, 0.368 के साथ मल्टीप्लाई कर दें जस्ट, ठीक हो गया। तो 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.368 के साथ तो मेरे पास आता है 4.78 वोल्ट मैंने इस एक्सिस के ऊपर ढूंढना है। 4.8 लगा लो, 4.8 मैंने यहाँ पे ढूंढना है। तो ये 3 है, ये 4 है, 4.8 तकरीबन यहाँ पर होगा ना, यहाँ ये 4.8 होगा। अब मैंने 4.8 यहाँ पे मार्क किया, ये मेरा क्या है 4.8 है, जो कि है 36.8% ऑफ द पीक। इसको मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस ग्राफ के साथ लाइन के साथ ऐसे मिलाना है, इधर मिला दिया, और इसको इधर से नीचे ड्रॉप करना है और नीचे जाके देखना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम आ रहा है एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वो कितना आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक नीचे लाइन ड्रॉप करके यहाँ देखता हूँ कि ये कितना आ रहा है। तो ये तकरीबन कुछ 5.8 के लगभग आ रहा है, यानी यहाँ पे 5 है तो 5 से थोड़ा सा आगे तो 5.8 लगा लो। तो यहाँ पर मेरा जो टाइम आ रहा है ग्राफ से वो तकरीबन को 5.8 सेकंड्स के करीब आ रहा है। ये टाइम कांस्टेंट है डिसचार्जिंग की कर्व के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, इसी के ऊपर ही बता देता हूँ, अगर आपको डिसचार्जिंग के बजाय ग्राफ में चार्जिंग की वैल्यूज हुई और चार्जिंग का कर्व हुआ तो वो ऐसा होगा। पहली बात है कर्व कैसा होगा, कर्व ऐसा होगा, ऐसे ऐसे जाके वो ऐसे 13 पे ऐसे यूँ हो जाएगा ऐसे, यानी पीक वोल्टेज मान लें कि 13 ही है। अब आपने क्या करना है, अगर वो आ गया आपके पास ग्राफ, अब अपने पीक वोल्टेज की जो वैल्यू है यानी 13 12 जो भी गिवन होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 13 को। उस सूरत में जब चार्जिंग का और टाइम का ग्राफ होगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 0.632 के साथ। तो 0.632 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ रहा है 8.2। तो 13 वोल्ट को अगर मैं 0.632, ये इन केस ऑफ चार्जिंग बता रहा हूँ, मिक्सअप नहीं करना। ये चार्जिंग का ग्राफ अगर गिवन होगा तो क्या करना है 0.632 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिसचार्जिंग का ग्राफ होगा तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 0.368 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ना तो कैलकुलेटर मेरे पास आ रहा है 8.2। अब मैंने इस ग्राफ के ऊपर 8.2 ढूंढना है, कहाँ पे है, वोल्टेज के एक्सिस पे। तो देखो 7 ये है, 7 से ऊपर 8.2 तकरीबन ये बनता है, ये 8.2 है। अब मैंने वही काम करना है यहाँ, इसको इधर इस लाइन के साथ ऐसे मिलाना है और इधर से इसको नीचे ड्रॉप करवाना है। नीचे ड्रॉप करवा के जो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आएगा वो मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये दोनों टाइम कांस्टेंट ज़रा दूर दूर हैं, लेकिन जब एक्चुअल सही वैल्यूज़ होंगी तो एक टाइम कांस्टेंट्स भी करीब करीब लाए करेंगे, ठीक है।
तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने का। यूजुअली आपको डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ ही आएगा, तो ये सिर्फ इसलिए कि कोई एक्सट्रीम केस हो गया आपको चार्जिंग वाला ग्राफ ना आ जाए, वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट? तो टाइम कांस्टेंट होता है टी इक्वल्स टू आर सी। तो आर सी में आर और सी यहाँ पे आपको गिवन होगा, उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखी होगी कहीं पे 10 किलो ओम्स और 600 माइक्रो फैरेड है। तो 10 किलो है तो 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 ओम्स, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 600 है इंटू 10⁻⁻6 है, तो इसके 2 काट दूँ तो 6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁴, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 10,000 के साथ, तो 4 0 इधर से भी काट दूँ तो 1 इंटू 6, तो आंसर आ जाएगा 6। तो टाइम कांस्टेंट आपका बन रहा है 6 सेकंड्स। और जो मैंने यहाँ पे निकाला है ग्राफ से वो देखें 5.8, तो 6 के करीब करीब ही है। तो एक्चुअल आपका कितना आ रहा है 6 सेकंड्स टी को टू आर सी से, और जो मैंने फाइंड आउट किया है वो कितना आ रहा है 5.8। तो मैंने परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर का भी फार्मूला याद रख लें। परसेंटेज एरर होता है आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से आप अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, और उसको एक्चुअल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 6 है और आपने जो फाइंड आउट किया है वो लेट से 5.8 है, उसको 6 से डिवाइड करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.2, और 0.2 को अगर मैं कर दूँ डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आई विल गेट 3.33% एज माई एरर। तो एरर मेरे पास 3.33% का आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड वैल्यू, यानी इसकी 5% से नीचे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वाई डिड द स्टूडेंट यूज़ अ हाई रजिस्टर विद द कैपेसिटर? तो कैपेसिटर के साथ जो है वो हाई रजिस्टर क्यों यूज़ किया है? तो देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम। तो अगर रजिस्टर हाई नहीं होगा तो कैपेसिटर इतनी तेज़ी से चार्ज होगा और इतनी तेज़ी से डिस्चार्ज होगा कि हम वैल्यूज़ जो है वो मेजर नहीं कर सकेंगे ना टाइम की। ठीक है, तो आपको उसके लिए हाई रजिस्टर चाहिए ताकि स्लोली चार्ज हो और स्लोली डिस्चार्ज हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसी का मॉडल पेपर 2 भी है, ड्रॉ नीडेड सर्किट डायग्राम। ये मैंने ऊपर सर्किट डायग्राम बना के बता दिया आपको। द कैपेसिटर इज फर्स्ट फुली चार्ज टू 12 वोल्ट and then switches and opened and becomes to discharge. State the initial voltage across the capacitor at time t equals to 0. जब डिस्चार्ज करना शुरू किया उस वक्त पीक वोल्टेज थी और ऐसा ऐसा वोल्टेज कम होना शुरू हुई। अब देखें यहाँ पर एक और तरीके से, ज़रा डिफरेंट तरीके से भी मैंने आपको बता दिया। फार्मूला है v इक्वल्स टू v0 e रेज़ पावर माइनस t ओवर आर सी। तो अगर आपने यहाँ से टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है इस फार्मूला से, तो यहाँ थोड़ा सा आप मैथ्स यूज़ करें कि दोनों, ये चूँकि पावर में ई की पावर में चला गया ना माइनस टी ओवर आर सी, तो आपने दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेना है। नेचुरल लॉग लेंगे तो अब आपको नेचुरल लॉग ऑफ वी बन जाएगा इधर, और नेचुरल लॉग ऑफ v0 और ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो वो ज़रा ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर आर सी का नेचुरल लॉग दिया तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो वहाँ से आप टाइम कांस्टेंट आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूला से फाइंड आउट करने के बजाय मैंने नेचुरल लॉग ऑफ वी का ग्राफ ड्रॉ कर लिया टाइम के साथ। तो नेचुरल लॉग ऑफ वी वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ड्रॉ करके वहाँ से भी मैं टाइम कांस्टेंट उसी तरह निकालूंगा जैसे मैंने वी वर्सेस टी के ग्राफ से मैंने निकाला है, टाइम कांस्टेंट निकाल लिया है। ठीक है, मेजर द स्लोप, नहीं सॉरी, वहाँ से वो ग्राफ में से कट नहीं करना, वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है, ग्राफ से स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसको समझने के लिए पहले वो इक्वेशन देखें, दोबारा लिखता हूँ। v इक्वल्स टू है v0 e रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी विच इज़ टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, ये टी वो जो टाइम है हम फाइंड आउट करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, आर सी वो टाइम कांस्टेंट वाला टी है। ठीक है, यानी इसको चले मैं इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये टाइम कांस्टेंट होगा जो हमने फाइंड आउट करना होगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके v ओवर v0 ऐसे कर दिया और ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर द टाइम कांस्टेंट ऐसे लिख दिया। अब मैंने दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ v ओवर v0 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर द टाइम कांस्टेंट। अब नेचुरल लॉग यहाँ पर डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v0 इक्वल्स टू, अब नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर टी, तो ये बन जाएगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये माइनस टी ओवर द टाइम कांस्टेंट ये आ जाएगा। और अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ v को इक्वेट कर देंगे माइनस टी इंटू 1 ओवर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v0।
अब इसको इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम अगर इक्वेट करें y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हम बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक y विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ v और दूसरा x जो कि है ये t। इनके दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो 1/t है ये बेसिकली स्लोप के इक्वल आ रहा है, ये तो हमारा y इंटरसेप्ट है। तो अगर हम y और x का ग्राफ यानी नेचुरल लॉग का ग्राफ ड्रॉ करें, ln ऑफ v का ग्राफ ड्रॉ करें, टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें जो कि यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ की स्लोप निकाल लें तो ग्राफ की जो स्लोप है m है वो बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द स्लोप इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर टाइम पीरियड के। तो मैंने टाइम पीरियड चूँकि फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड क्या आएगा, -1 ओवर द स्लोप। तो जो भी मैंने स्लोप कैलकुलेट की उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर लूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, वहाँ से मुझे टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है ना उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैंने ln ऑफ v यहाँ पे प्लॉट कर दिया, टाइम यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करके ग्राफ की मैंने निकाल ली स्लोप, और जो ग्राफ की स्लोप आएगी उसका रेसिप्रोकल करके, और चूँकि वो नीचे की तरफ आने वाली ऐसे लाइन होगी तो उसका ग्रेडियंट पहले ही नेगेटिव होगा, तो उस ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना, मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूँगा, ये रिलेशनशिप भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी मुझे टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये मैंने एक दो जगह पे ये डिफरेंट तरीके का तरह का भी देखा हुआ था कॉपीज़ में, तो मैंने उसके तरह के भी क्वेश्चंस आपको बना के दे दिए कि अगर आपके पेपर में इस किस्म का आ जाए क्वेश्चन तो आपको पता हो। सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपको वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ या वैल्यूज़ आएँ, आपको नेचुरल लॉग ऑफ v वर्सेस टाइम का वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, उनसे भी आपको पता होना चाहिए कि टाइम कॉन्स्टेंट आपने कैसे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक हो गया जी। वैसे अगर आप ये मेरे चैनल पे आएंगे तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वीडियो तो मिलती नहीं है, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं, या यहाँ पर सिर्फ टाइम कांस्टेंट लिखें। यहाँ पर अगर टाइम कांस्टेंट लिखें तो आपको यहाँ पर ये वाला एक्सपेरिमेंट डिटेल से कि एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है, लैब के अंदर कैसे परफॉर्म होता है, तो ये वाली वीडियो यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चार्ज एंगल डिस्चार्जिंग कैपेसिटर एक्चुअली एपरेटस के ऊपर कैसे परफॉर्म होता है, सर्किट क्या था, रीडिंग कैसे लेनी है, सारा कुछ मैंने इस एक्सपेरिमेंट का भी बताया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नीचे इसकी एक और अलग से वीडियो ये भी पड़ी हुई है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिज़िक्स PBA 12 कंप्लीट प्लेलिस्ट, ये नीचे एक और प्लेलिस्ट बनी, ये 3 सिर्फ ये वीडियोस हैं इनमें, यानी ये दो वीडियोस हैं, ये नीचे एक प्लेलिस्ट है उसमें जो पिछले सेकंड ईयर में जो प्रैक्टिकल्स थे पूरे डिटेल से मैंने करवाए हुए हैं। तो यहाँ वीडियो पे चैनल पे आपको आसानी से उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये जो 1 शॉट वीडियो थी ना, इसमें तो मैंने कोशिश की है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक ही वीडियो में, और ज़्यादा को बहुत लंबी वीडियो ना हो ताकि आपकी जल्दी से तैयारी हो जाए, लेकिन अगर कोई और ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में देखना चाहता है प्रैक्टिकल्स तो वो इन वीडियो से देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हमने जो बाकी के मेजर प्रैक्टिकल्स रह गए थे वो भी कवर कर लिए। इससे पहले जो 5 एक्सपेरिमेंट्स थे वो मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करवा दिए, मैं मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया हुआ है। अब रह गए माइनर प्रैक्टिकल्स, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आज शाम में नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर माइनर प्रैक्टिकल्स की इसी तरह 1 शॉट बनाकर वो अपलोड कर दूँगा ताकि आपको सारे माइनर भी प्रैक्टिकल्स है वो आप आसानी से देख सकें। पिछले साल थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया था, ये इसी चैनल पे अगर आप ये लाइव पे भी जाएँ ना, लाइव वाले सेक्शन में जाएँ, तो हमने आखिरी 2 दिनों में ना लाइव स्ट्रीम्स की थी। जो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल्स हैं उनकी मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स इसी चैनल पे करवाई थी, और वो एक ही गो में, एक ही उसमें लाइव स्ट्रीम में मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करवा दिए थे। केमिस्ट्री के भी करवाए थे और फिजिक्स के भी। ये जैसे ये वाली लाइव स्ट्रीम है, इसमें मतलब ये थोड़ी सी लंबी होगी, 1-1.5 घंटे की होगी, लेकिन इसमें सारे जो पिछले साल के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमने कर लिए थे। इस साल टाइम कम है इसलिए ये लाइव स्ट्रीम वाला मैंने काम जो है वो किया नहीं है, और वीडियो वाला जो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कॉमर्स में बताया था कि ज़्यादा बेहतर रहता है वीडियो वाला काम, तो मैंने इसलिए वीडियोस बना दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो माइनर प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस भी आज रात नहीं तो कल सुबह इंशाल्लाह ज़रूर वो कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने इससे पहले मॉडल पेपर जो है फिजिक्स का उसका सोल्यूशन नहीं देखा तो आपके सामने स्क्रीन पे वो वीडियो भी आ रही है, और अगर इससे पहले जो मैंने पहले वाले मेजर एक्सपेरिमेंट्स उनकी 1 शॉट वीडियो है वो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही है, क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सी यू दैट वीडियो इंशाल्लाह।